अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन QR2। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डायमेंशन प्रॉब्लम्स देखे थे और इस लेक्चर में हम देखेंगे सम मिक्सचर प्रॉब्लम्स एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। इन सब प्रॉब्लम्स में जितने भी हम देख रहे हैं ये स्टोरी सम लाइक क्वेश्चंस, इनमें बेसिक बात ये होती है कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू पूछी गई है आपसे, यानी कि जो भी अननोन वैल्यू है उसको वेरिएबल असाइन कर दें। यूजुअली एक्स असाइन किया जाता है। और मेन चीज़ इन प्रॉब्लम्स के अंदर ये होती है कि हमने इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। जैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद बस उस इक्वेशन को इजीली सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन निकल आता है और हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमें पता चले कि हमें गिवन क्या क्या है और पूछा क्या गया है और किस चीज़ को एक्स असाइन करना है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके देन इक्वेशन को फॉर्म करना, इक्वेशन को बनाना, ये मेन चीज़ होती है ऐसे प्रॉब्लम्स में। मिक्सचर प्रॉब्लम्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 55 से और हम कुछ मिक्सचर प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद हम सम अदर। क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ अ 60% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी मिक्सड विद अ 30% सोल्यूशन टू प्रोड्यूस 300 ml ऑफ अ 50% सोल्यूशन। क्या पूछ रहे हैं, 60% एसिड सोल्यूशन है एक हमारे पास 30% एसिड सोल्यूशन है। दो तरह के सॉल्यूशंस हैं जिनमें से पहले सॉल्यूशन के अंदर एसिड की अमाउंट 60% है और दूसरे सॉल्यूशन के अंदर एसिड की अमाउंट 30% है। और इन दोनों की कितनी अमाउंट हमने लेनी है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों सॉल्यूशंस के कितने ml लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ml में दिया गया है, मिलीलीटर्स में, तो हमने इसलिए यहाँ पे भी इसको मिलीलीटर में ही कंसिडर करना है। तो 60% एसिड सोल्यूशन के कितने ml, व्हाट अमाउंट, इसका मतलब ये है कि हाउ मच मिलीलीटर्स ऑफ दिस सोल्यूशन एंड हाउ मच मिलीलीटर्स ऑफ दिस सोल्यूशन शुड बी मिक्सड टुगेदर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर of 50% acid solution and that is 300 ml। इसकी कितनी अमाउंट लेंगे, इसकी कितनी अमाउंट लेंगे कि हमारे पास एक टोटल 300 मिलीलीटर्स का सोल्यूशन आएगा जिसमें कि 50% एसिड होगा। अब इस तरह के प्रॉब्लम में देखें, ये बेसिकली इस तरह होता है कि लेट्स से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 बर्तनों में अपने सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ इन दिस बॉल, सेकंड इज़ इन दिस बॉल एंड द थर्ड वन, फाइनल वन, जो कि हमने 300 ml बनाना है, वो इसमें है। अब देखिए हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो था 60% एसिड, 60% एसिड। सेकंड वन इज़ 30% एसिड, थर्ड वन इज़ 50% एसिड। अब इन दोनों के, अच्छा देखिए एक और चीज़ यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब है कि हमने 2 या 3 या जितनी भी तरह की चीज़ें मिक्स करके ना उनका एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, मिक्सचर। तो अगर 60% एसिड है तो इसका मतलब है कि बाकी अमाउंट जो है ना 60% के अलावा, यानी कि बाकी 40% वो कोई और चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल वो वाटर है, फॉर एग्जांपल वो पानी है, ठीक है। तो पानी में 60% एसिड मिक्स किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे 30% एसिड है ना, तो इसका मतलब है कि बाकी का 70% पानी है, तो इसलिए ये सोल्यूशन बनाया हुआ है मिक्स करके। अब हमने जो फाइनल एक सोल्यूशन बनाना है वो एक तो ये कि उसकी अमाउंट होगी 300 ml और दूसरा ये कि उसमें 50% एसिड होना चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि इस वाले की कितनी अमाउंट, यानी कि कितने मिलीलीटर्स लेने हैं और इस वाले के कितने मिलीलीटर्स लेने हैं, ताकि हमारे पास 300 मिलीलीटर्स भी आ जाएं और उनमें एसिड की परसेंटेज भी 50% हो, ठीक है। तो अब अच्छा, हाउ मच अमाउंट ऑफ था, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड।
जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो अभी अननोन है, तो अननोन को हम एक्स वेरिएबल असाइन कर देते हैं। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन हमेशा स्टार्ट लेते हैं। लेट एक्स एम एल बी द अमाउंट ऑफ 60% एसिड सॉल्यूशन। एक्स एम एल हमने ले लिए इसके, और इसके कितने एम एल लेने हैं ताकि 300 ml टोटल भी बन सकें और 50% सोल्यूशन, फिर 50% एसिड भी आ सके। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल हमने असाइन नहीं करना। अगर हमने एक को x कह लिया तो दूसरे को y कह लेंगे, ये काम हमने नहीं करना। यहाँ पे हमने x ही रखना है, इसको भी x की फॉर्म में ही लेके आना है। तो अगर इसको x की फॉर्म में लाना है तो इसे x कह लिया, इसे क्या कहेंगे? देखें, अगर टोटल हमारे पास 300 ml है और फर्स्ट का हमें पता चल चुका है कि वो x है, तो दूसरा कैसे आएगा? 300 में से x माइनस कर देंगे तो जो बाकी की अमाउंट बचेगी वो इसकी होगी ऑब्वियसली। तो हम इसलिए कहेंगे सो 300 माइनस x ml is the amount of 30% एसिड सॉल्यूशन। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे ये इसको फिगर आउट किया है, बिल्कुल इसी तरह हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन इसकी किस तरह से आ जाएगी हमारे पास? 60% टोटल कितने ml है? x इसको कह दिया है ना। चलें, इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पे इसके साथ 300 ml लिखा है ना, यहाँ पे हम x ml और यहाँ पे हम 300 माइनस x ml लिख देते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि ये x ml है, ये 300 माइनस x ml है और ये 300 ml है। तो अब हमने कहा 60% इसमें एसिड है। किसका 60%? टोटल mls का। टोटल ml कितने हैं यहाँ पे? x। तो हम बिल्कुल इसी तरह से इसको इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। हम लिखेंगे 60% ऑफ x प्लस 30% of 300 minus x is equals to 50% of 300 का 50%। 60% ऑफ x, जितना टोटल लिक्विड था हमारे पास, जितने टोटल mls थे, टोटल जो सोल्यूशन था उसका 60%। सो 60% ऑफ x, 30% ऑफ दिस 300 माइनस x, 50% ऑफ दिस 50% ऑफ 300। तो अब हमने ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज मीन्स कि हमने उसको 100 से डिवाइड करना है। तो जब हम 60 को 100 से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 0.6 और x आ जाएगा। इसी तरह x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ। इसी तरह 0.3 300 माइनस x आ जाएगा। इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 आ जाएगा। ठीक है, (0.6x) ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 0.3x इज इक्वल्स टू 0.5 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बिकम 150, दिस विल बिकम 90 एंड 0.6x माइनस 0.3x 0.3x और ये जो 90 है ये उस साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 60 0.3x। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 0.3 और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 200, यानी कि हमारे पास 200 ml होने चाहिए, 200 मिलीलीटर्स ऑफ 60% एसिड सोल्यूशन और 300 टोटल था। इट मीन्स के 200 अगर इसके हैं तो 100 इसके होने चाहिए। सो वी मस्ट हैव 200 ml of 60% acid solution and 100 ml of 30% acid solution to get a mixture of
300 ml ऑफ 50% एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मिक्सचर प्रॉब्लम भी इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, तो मैं उसका जस्ट आपको स्टार्ट बताऊंगी। व्हाट अमाउंट ऑफ प्योर एसिड must be added to 300 ml of a 50% acid solution to produce a 60% acid solution। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले हमें प्योर एसिड लेना है। पहले वाले सोल्यूशन में कोई मिक्सचर नहीं है, वो प्योर एसिड है। दूसरे वाले सोल्यूशन में यहाँ पे हमें ml बता दिए गए हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, ml बताए गए थे टोटल के, यहाँ पे क्या हुआ है, ml बताए गए हैं सेकंड वाले सोल्यूशन के, और लास्ट सोल्यूशन का कोई अमाउंट नहीं बताई गई। तो इसमें जस्ट ये होगा कि 56, इसमें फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक बॉल ये है, इसमें एक सोल्यूशन है, इसमें एक सोल्यूशन है, और ये टोटल सोल्यूशन है। अब पहले वाले में परसेंटेज कितनी है एसिड सोल्यूशन की, 100% है, क्योंकि हम प्योर एसिड ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास 50% एसिड सोल्यूशन है और इसके mls बता दिए गए हैं, ये 300 ml है। और लास्ट में क्या है, 60% एसिड सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है, और टोटल ml कितने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल ml भी हमें पता चल जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ प्योर एसिड शुड बी टेकन, प्योर एसिड की कितनी अमाउंट लेनी है। तो जो चीज़ पूछी गई है सबसे पहले उसको x सपोज कर लें। सोल्यूशन लेट x ml बी द अमाउंट ऑफ 100% एसिड सोल्यूशन। अब लेट करते हैं कि हमने इसकी x ml अमाउंट ले ली है। तो जब ये x ml हो जाएगा तो आप बताएं कि टोटल कितने mls हो गए, 300 प्लस x ml, 300 प्लस x ml। तो अब ये बिल्कुल इसके जैसा बन चुका है। अब आगे इसी तरह से आपने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। 100% ऑफ x, 100% ऑफ x मीन्स कि 100/100 1 आ गया, तो x आ जाएगा, x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड इज़ इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। एक पूरी इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी, आपने उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास सारा सोल्यूशन आ जाएगा। 0.5 ऑफ दिस इज़ इक्वल टू 0.6 ऑफ 300 प्लस x। बस इसको इतना ही करवाऊंगी, ये बिल्कुल प्रीवियस के जैसा है। आगे से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर प्रॉब्लम। कुछ मिक्सचर प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगी, कुछ आपने जो है ख़ुद प्रैक्टिस करने हैं। दिस इज़ अ ट्रिकी वन। अ ज्वेलर हैज़ 5 रिंग्स। एक ज्वेलर के पास 5 रिंग्स हैं। दिस इज़ पेज नंबर 136। अ ज्वेलर हैज़ 5 रिंग्स, ईच वेइंग 18 ग्राम्स। एक ज्वेलर के पास 5 रिंग्स हैं जिनमें से हर एक का वेट 18 ग्राम है, 18 ग्राम्स। मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, एलॉय फिर हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम कोई भी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो उसका जब मिक्सचर बना लेते हैं ना कि कितने % कौन सी वाली मेटल जाएगी और कितने % कौन सी वाली मेटल जाएगी, तो वो वाला मिक्सचर फिर एलॉय बन जाता है। मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ 10% सिल्वर एंड 90% गोल्ड। 10% उसमें सिल्वर और 90% गोल्ड डाला है। शी डिसाइड्स टू मेल्ट डाउन द रिंग्स। अब वो डिसाइड ये कर रही है कि उन पाँचों की पाँचों रिंग्स को मेल्ट कर देगी एंड ऐड एनफ सिल्वर टू रिड्यूस द गोल्ड, और इतना सिल्वर ऐड करेगी कि गोल्ड रिड्यूस होके कितना रह जाए, 75%। पहले गोल्ड कितना था, 90%। अब वो उसके अंदर उन पाँचों रिंग्स को मेल्ट करके सिल्वर और ऐड करेगी ताकि गोल्ड जो है वो 75% रह जाए, 90% से कम होके। हाउ मच सिल्वर शुड शी ऐड, उसको कितना सिल्वर ऐड करना चाहिए। तो कितना सिल्वर ऐड करना चाहिए का मतलब ये हुआ कि सिल्वर की अमाउंट हमें x ले लेनी है। जो भी चीज़ पूछी जाए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको x सपोज कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ 57।
लेट x grams be the amount of silver to be added। लेट कर लेते हैं कि x वो अमाउंट है, x ग्राम्स वो अमाउंट है सिल्वर की जो उसको ऐड करनी चाहिए ताकि गोल्ड की परसेंटेज 90% से कम होके उसके पास रह जाए 75%। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये बात है कि गोल्ड जो है अगर वो 90% है टोटल अमाउंट का, तो टोटल ग्राम्स का, तो गोल्ड है कितना। सबसे पहले हम गोल्ड के ग्राम्स फाइंड कर लेते हैं कि गोल्ड है कितने ग्राम। सो गोल्ड इज़ 90% ऑफ, और उससे पहले एक और चीज़ फाइंड करनी होगी। उन्होंने हमें बताया था कि 18 ग्राम्स हर रिंग का वेट है, तो हमें टोटल वेट चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कह लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से ही हमारा स्टार्ट हो गया है। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 रिंग्स हैं और हर एक का वेट 18 ग्राम्स है, सो दिस विल बिकम 90। टोटल 90 ग्राम्स वेट है अब हमारे पास। ठीक है, इस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर है सिल्वर और गोल्ड का, इस मिक्सचर का वेट हमारे पास है 90 ग्राम्स। अब 90 ग्राम्स में से हमारे पास गोल्ड की अमाउंट कितनी है, पहले हम ये देख लेते हैं गोल्ड की अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ गोल्ड कितनी परसेंटेज थी गोल्ड की, 90% थी। 90% जो है उसमें कितने का 90% टोटल का, टोटल 90 ग्राम्स है, सो 90% ऑफ 90 ग्राम्स, 90% ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 90% मीन्स 0.9 मल्टीप्लाई बाय 90, दिस इज़ 81 ग्राम्स। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ गोल्ड इज़ 81 ग्राम्स। ठीक है, अब 81 ग्राम्स गोल्ड हमारे पास मौजूद है इस मिक्सचर में। किस मिक्सचर में, जिसमें 5 रिंग्स को मेल्ट कर लिया गया है और जिसमें से हर एक का वेट 18 था, तो टोटल वेट हमारे पास 90। अब हमारे पास ये टोटल 90 ग्राम्स का मिक्सचर है जिसमें से 81 ग्राम्स जो है वो गोल्ड है, तो रेस्ट ऑफ द ग्राम्स इज़ सिल्वर। अब करना क्या है, करना ये है कि सिल्वर की अमाउंट को बढ़ाना है। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ सिल्वर टू बी एडिड। सिल्वर की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देना है ताकि गोल्ड की परसेंटेज 90 से कम होकर 75% बन सके। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि इसकी इक्वेशन हमने किस तरह से फॉर्म करनी है। इसकी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने क्या करना है, गोल्ड को बैलेंस में लेके आना है। तो गोल्ड हमारे पास था 81 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, 81 इज़ इक्वल टू, हमने जो 90 ग्राम्स टोटल मिक्सचर के अंदर ऐड करना है सिल्वर को, वो फिर मिक्सचर बन जाएगा टोटल। उस मिक्सचर का वो जो टोटल मिक्सचर बन जाएगा, 90 ग्राम्स के अंदर एक्स मज़ीद सिल्वर ऐड कर देना है। एक्स हमने सिल्वर को बोला हुआ है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, सो इसको दोबारा से यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये टोटल वेट था 5 रिंग्स को मेल्ट करने का, और ये जो है हमने सिल्वर अंदर ऐड किया है। अब इस टोटल मिक्सचर का 75% जब गोल्ड बने, टोटल मिक्सचर का 75% वो इस 81 को बन जाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि 75% ऑफ दिस न्यू मिक्सचर, इसकी वजह ये है कि 81 ग्राम्स गोल्ड हमारे पास मौजूद है ही है। इस गोल्ड को हमने अंदर ऐड करना ही करना है। बस हमने करना ये था कि हमने टोटल वेट में सिल्वर इतना डाल देना है कि परसेंटेज गोल्ड वाली, ये वाली परसेंटेज गोल्ड वाली रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, वो 75% पे चला जाए। अब कितना डालना चाहिए हमें, वो हमें ये इक्वेशन बताएगी।
बस इक्वेशन फॉर्म करने की बात है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वही एक्स की वैल्यू हमें ये बताएगी कि कितना सिल्वर अंदर डालना था ताकि गोल्ड की परसेंटेज 90% से कम होकर 75% रह जाए। सो इक्वेशन विल बी 81 ग्राम्स वॉज गोल्ड। इसको बैलेंस करना है न्यू मिक्सचर के अंदर, और इस तरीके से बैलेंस करना है कि परसेंटेज 75 हो जाए। सो दिस इज़ द न्यू मिक्सचर, पुराना प्लस सिल्वर ऐड कर लिया, और इसमें गोल्ड की परसेंटेज होनी चाहिए 75% ऑफ दिस मिक्सचर, और वो 81 ग्राम्स ही आने चाहिए, क्योंकि जो 81 ग्राम्स सोना हमारे पास मौजूद है वो हमने अंदर ऐड करने। सो इसको आप सॉल्व कर लें। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस एक्स, 81, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0.75x, इस तरफ 81 है। इसको सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा उस दूसरी तरफ जाके 81 में से माइनस हो जाएगा, और फिर 0.7 उधर जाके डिवाइड होगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम्स। ये पूरा कैलकुलेट कर लें, सिंपल है, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 18 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि 18 ग्राम्स अगर सिल्वर हम मज़ीद ऐड करते हैं, इसमें 18 ग्राम सिल्वर ऐड करेंगे अगर, तो फिर जो टोटल वेट 108 ग्राम हो जाएगा, उसमें फिर 75% बन जाएगी गोल्ड की 90 की बजाय। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ 50। नेक्स्ट जो मिक्सचर प्रॉब्लम है वो आप खुद करेंगे, उसके बाद एक मज़ीद मैं करवाऊँगी, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये सारे तकरीबन मिलते जुलते हैं, बस आपने एक दो चार की जब प्रैक्टिस कर ली तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि आगे किस तरह से करने हैं। इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोई भी स्टोरी सम इनमें से आ सकता है आपको। द रेडिएटर इन अ कार इज़ फिल्ड विद सोल्यूशन ऑफ 60% एंटी फ्रीज। कार में एक कार का रेडिएटर जो है ना वो फिल किया गया है विद अ सोल्यूशन ऑफ 50% ऑफ एंटी फ्रीज एंड 40% ऑफ वाटर। 40% पानी है, 60% एंटी फ्रीज है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एंटी फ्रीज सजेस्ट्स दैट फॉर समर ड्राइविंग ऑप्टिमल कूलिंग ऑफ द इंजन इज ऑब्टेन्ड विद ओनली 50% एंटी फ्रीज। अब समर ड्राइविंग के दौरान वो कह रहे हैं कि सिर्फ 50% एंटी फ्रीज के साथ जो है ना वो कूलिंग मेंटेन हो सकती है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द रेडिएटर इज़ 3.6 लीटर्स, अगर रेडिएटर की कैपेसिटी 3.6 लीटर्स है, हाउ मच कूलेंट शुड बी ड्रेन्ड, कितना कूलेंट ड्रेन कर दिया जाए, बहा दिया जाए, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, उस कूलेंट को ड्रेन करके वाटर के साथ रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने का मतलब है कि जितना कूलेंट आप ड्रेन कर देंगे, बहा देंगे, उतना पानी अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस विद द वाटर टू द एंटीफ्रीज कॉन्सेंट्रेशन, टू रिड्यूस द एंटीफ्रीज कॉन्सेंट्रेशन टू द रिकमेंडेड लेवल। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? बात ये की जा रही है कि रेडिएटर में हमारे पास 60% एंटीफ्रीज था और 40% था वाटर, ये सोल्यूशन मौजूद था। मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट ये किया है कि समर ड्राइविंग के लिए जो कूलेंट है, ये जो कूलेंट बनाया गया है एंटी फ्रीज़ और पानी को मिक्स करके, इसमें 50% एंटी फ्रीज़ की जो परसेंटेज है वो काफ़ी होगी। ठीक है, उतनी काफ़ी है कूलिंग मेंटेन रखने के लिए। सो रेडिएटर की कैपेसिटी 3.6 लीटर्स है। रेडिएटर में 3.6 लीटर्स ऑफ दिस सोल्यूशन आ रहा है। टोटल 3.6 लीटर का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। अब अपनी करना ये है कि इस 3.6 लीटर्स में से हमने ये जानना है कि कितने लीटर्स सोल्यूशन ड्रेन कर दिया जाए, बहा दिया जाए, और उतने लीटर पानी अंदर डाल दिया जाए ताकि रिकमेंडेड लेवल तक कंसंट्रेशन पहुंच सके। सो सबसे पहले हमने जो चीज़ पूछी गई है उसको एक्स सपोज कर लेना है, और उसके बाद हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व कर लेना है। सो हमसे पूछा गया है कि कितना कूलेंट हमने बहा देना है। दिस इज़ 59. Let x be the number of liters of coolant removed and replaced by the water. ठीक है,
let x liters, x be the number of liters let x be the number of liters of the coolant रिमूव्ड लिख लें, ड्रेन्ड लिख लें, एक ही बात है। बस इस बात को अपने अल्फाज में लिख लिया जाता है इजी वे में, जो भी आप लिखें। एक्स लीटर्स बी द अमाउंट ऑफ द कूलेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। लेट एक्स लीटर्स बी द अमाउंट ऑफ द कूलेंट रिमूव्ड, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द कूलेंट ड्रेन्ड। सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने अल्फाज में इस बात को बस एक छोटा सा बता देना होता है कि एक्स हम किस चीज़ को कह रहे हैं। बेसिकली जो चीज़ पूछी गई है उसको हम एक्स कह रहे हैं। तो अब हमने इसकी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करनी है। इसके लिए हम पहले अमाउंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अमाउंट ऑफ कूलेंट वो हमारे पास है 60% ऑफ 3.6 टोटल कैपेसिटी है ना, तो इसका मतलब है कि 3.6 लीटर्स टोटल उसके अंदर मौजूद है रेडिएटर के अंदर। सो 3.6 का, और ये भी हमें पता है कि इस 3.6 में 60% कूलेंट है और 40% वाटर है। सो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 60% ऑफ 3.6 मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3.6, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 एंड दिस इज़ इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16। इसी तरह अमाउंट ऑफ 2.16 लीटर्स। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कितना है इसके अंदर, 40% ऑफ 3.6, तो इसको आप इसी तरह से सारा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल दोनों की अमाउंट है। अब हमने बेसिकली इसमें से, क्योंकि रिमूव करनी है, ड्रेन करनी है, चीज़ ऐड नहीं करनी, हमारा लास्ट प्रॉब्लम एडिट था, इसलिए उसमें हमारी ये प्लस हुआ था। हमने लास्ट वाला जो भी हमारे पास लास्ट टोटल ग्राम्स थे उसमें कुछ सिल्वर ऐड करवा दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो है रिमूव करना है, ड्रेन करना है उसको, तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो इक्वेशन बनेगी इस तरह से कि 60% ऑफ कूलेंट था, 60% ऑफ 3.6 में से हम बेसिकली क्या जानना चाह रहे हैं, कितना कूलेंट ड्रेन कर देना है, रिमूव कर देना है। तो हमने 3.6 का 60% कूलेंट हमारे पास मौजूद था, इसमें से 60% ऑफ एक्स रिमूव कर देना है और आना कितना चाहिए, फिर हमारे पास 50% ऑफ 3.6 आना चाहिए। ये जितना कूलेंट हमने बहाना है। अब बात ये है कि देखें, आप रेडिएटर को खोल देते हैं, उसमें से कूलेंट, उसमें से हमारा जो है सोल्यूशन वो बहना शुरू हो जाता है। अब जितने लीटर सोल्यूशन भी बहेगा, बात ये है कि उसके अंदर जो हमारी परसेंटेज है वो यूनिफॉर्म है। 60% कूलेंट है, 40% वाटर है, और वो हमारी यूनिफॉर्म परसेंटेज है। जितने भी लीटर्स बहेगा ना, उस सारे लीटर्स में जाहिर है 60% कूलेंट ही रहना है और 40% वाटर ही रहना है। फॉर एग्जांपल 1%, अगर मैं कहती हूँ कि एक लीटर बह गया है, 1 लीटर हमने बहा दिया है या 1 लीटर हमने रिमूव कर दिया है, तो उस 1 लीटर में भी परसेंटेज कूलेंट की और वाटर की वही रहनी है, 60% और 40%। 2 लीटर बहा दें वही परसेंटेज रहनी है, 3 लीटर बहा दें वही परसेंटेज रहनी है। सो 60% कूलेंट था टोटल 3.6 का, और अब 60% ही परसेंटेज है कूलेंट की, उतने में से जो हमने बहा दिया, जितने लीटर्स बहा दिया, टोटल में से 60% ऑफ एक्स लीटर्स बहा दिया, और बाकी कितना आना चाहिए, 50% ऑफ 3.6 आना चाहिए। तो बस सिंपली ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो सोल्यूशन विल बी, दिस इज़ 60% मीन्स 0.6
of 3.6 means multiply by 3.6 minus 0.6x is equal to 0.5 3.6। सिंपली ये आपकी इक्वेशन है, इस सारी को कैलकुलेट कर लें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, ये अमाउंट उधर ले जाएंगे, इधर ले आएँ, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, वो आपके पास आ जाएगी 0.6 लीटर्स। तो आपने 0.6 लीटर्स जब ड्रेन कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं, तो आपके पास फिर वो सोल्यूशन बच जाएगा जिसमें कि 0.6 जो है लीटर्स ये ड्रेन करके 0.6 ही वाटर अंदर ऐड करें। रिप्लेस करना था ना, उसको बहा देना था और वाटर उतना ही अंदर डाल देना था। तो 0.6 लीटर्स, ये परसेंटेज में नहीं है, लीटर्स में 0.6 यहाँ पे भी हमने सपोज करके बताया हुआ है 0.6 लीटर्स, यानी कि 1 लीटर से काफ़ी कम, ठीक है, हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। 0.6 लीटर्स रिमूव कर देंगे और इतना ही पानी अंदर डाल देंगे, तो जो है वो हमारा कूलेंट जो है वो समर ड्राइविंग के लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा और रिकमेंडेड लेवल के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ और मिक्सचर प्रॉब्लम्स हैं, अब मैंने आपको 3-4 करवा दी हैं, तो अब बाकी मिक्सचर प्रॉब्लम्स आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है शेयरिंग अ जॉब। शेयरिंग अ जॉब भी तकरीबन सारे एक जैसे हैं, तो एक मैं करवाऊंगी, बाकी आप खुद देख लेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पे, और ये लास्ट होगा। शेयरिंग अ जॉब में क्या है, कैंडी एंड टिम शेयर अ पेपर रूट। कैंडी और टिम एक पेपर रूट शेयर करते हैं। इट टेक्स कैंडी 70 मिनट्स टू डिलीवर ऑल द पेपर्स एंड इट टेक्स टिम 80 मिनट्स। कैंडी 70 मिनट्स में सारे पेपर्स डिलीवर कर आता है और टिम जो है वो 80 मिनट्स में सारे पेपर्स डिलीवर करके आता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द टू व्हेन दे वर्क टुगेदर। अब अगर वो दोनों मिल के काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। दिस इज़ शेयरिंग अ जॉब प्रॉब्लम। सो मिल के काम करें तो कितना टाइम लगेगा, इट मीन्स कि टाइम हमसे पूछा गया है। तो टाइम पूछा गया है तो आप इसको एक्स भी कह सकते हैं, तो टाइम है तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे टी कह दिया है, तो टी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्स कह दें, टी कह दें, एक ही बात है। सो लेट कर लेंगे हम टी को कि वो टाइम है, तो हम टाइम को लेट कर लेंगे। दिस इज 63। solution, let t be the time। अब क्योंकि मिनट्स की बात हो रही थी तो हमने अंडरस्टूड है कि टी हम मिनट्स में ही फाइंड कर रहे हैं। उसको 70, टिम को 70 मिनट्स लग रहे हैं, सॉरी कैंडी को 70 मिनट्स लग रहे हैं और टिम को 80 मिनट्स लग रहे हैं सारा का सारा अपना जॉब कंप्लीट करने में, जो भी उनका जॉब है, पेपर्स डिलीवर करना। लेट टी बी द टाइम। Let t be the time in minutes। It would take them together। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है वो बेसिकली है S इज़ इक्वल्स टू वी टी का। टी टाइम, वी वेलोसिटी, जो कि एक रेट में हमारे पास आएगी कि कितना रेट है उनका काम करने का, उनका काम करने का रेट क्या है। और S डिस्टेंस नहीं होगा, S हमारे पास होगा इन द सेंस ऑफ उनकी कंप्लीट जॉब के सेंस में होगा। तो इसके थ्रू बेसिकली हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना है और उस रेट के थ्रू हमने उन दोनों का टाइम ऐड करके देखना है कि उन दोनों को टोटल फिर इकट्ठे कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रेट किस तरह से निकालना है। रेट इस तरह से निकालना है कि उनके काम करने का रेट क्या है। रेट इस तरह से निकालना है कि 1 मिनट के अंदर वो कितना काम कंप्लीट करते हैं, वो 1/70 कंप्लीट करेंगे। टोटल 70 मिनट्स हैं और अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट में वो रेट इन 1 मिनट हम यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली 1 मिनट रेट वो उनका आएगा 1/70। ठीक है,
अब बेसिकली ये इसके साथ हमारा प्रॉब्लम इसके साथ कैसे कंपेयर होगा, वो बेसिकली ऐसे कंपेयर होगा, वर्क डन जो है वो इक्वल है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट किस चीज़ का, काम करने का क्या रेट है, उनके काम करने का क्या रेट है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। और रेट यहाँ पे बेसिकली है जॉब पर मिनट, वो अपना कंप्लीट जॉब 1 मिनट में किस तरह से कर रहे हैं, जॉब पर मिनट, हर मिनट में कितना काम कर रहे हैं, हर मिनट में कितना काम कर रहे हैं, तो टोटल 70 मिनट्स में उन्होंने अपना काम कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पे जॉब उनकी है पेपर्स डिलीवर करना, जितने भी पेपर्स उनके पास हैं वो सारे के सारे पेपर्स उन्होंने डिलीवर करने हैं, तो सारे पेपर्स डिलीवर करना उनकी एक कंप्लीट जॉब है। तो वो एक कंप्लीट जॉब जो है, अब ये वर्क डन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम है बेसिकली। तो वर्क डन क्या है, वो है उनकी जॉब, जॉब क्या है, पेपर्स डिलीवर करना। रेट होता है जॉब पर मिनट, इसको आपने ये याद रखना है, ये आपको इस चीज़ को समझने में हेल्प करेगा, जॉब पर मिनट। और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है, जितने टोटल मिनट्स हैं उनके पास। इसके साथ हमने अपने प्रॉब्लम को ऐसे कंपेयर किया, और हमारे प्रॉब्लम में जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हमने यूँ कंपेयर कर ली, जॉब, जॉब पर मिनट और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जो जॉब पर मिनट है वो हमारे पास बेसिकली ये है 1/70 जॉब पर मिनट। जॉब पर मिनट इज़ 1/70। जॉब क्या है, एक कंप्लीट जॉब है, इसलिए उसको हम 1 लिख रहे हैं, वो एक कंप्लीट जॉब पेपर्स डिलीवर करना है। और मिनट्स जो हमारे पास टोटल मिनट्स हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको देखना है, ये 1/70 जॉब पर मिनट ये उसका टाइम है फर्स्ट वाले का, दैट इज़ कैंडी। और सेकंड वाले का जो है कैंडीज रेट 1/70, टिम्स रेट 1/80, और टुगेदर जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा 1/T, बिल्कुल इन स्टेप्स पे चलते हुए, ठीक है। Together they take 1/T. So 1/T will be equal to 1/70 प्लस 1/80, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये LCM आएगा यहाँ पे 70 और 80 का, दैट इज़ 560। इसको कर लें सॉल्व, ये आ जाएगा 8 + 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दिस इम्प्लाइज दैट 560 इज़ इक्वल टू T × 8 + 7, दैट इज़ 15T। 560 इज़ इक्वल्स टू 15T। फ्लिप कर लें, T विल बी इक्वल्स टू 560 डिवाइडेड बाई 15। 560 को जब आप 15 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 37 and 1/3। 37 and 1/3। 1/3 ऑफ अ मिनट मीन्स 20 सेकेंड्स, क्योंकि आपने क्या करना है, टोटल मिनट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका फर्स्ट एक पार्ट ले लेना है। तो टोटल मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स को 3 पे डिवाइड कर लें तो 20 20 और 20 आता है। तो 1/3 ऑफ अ मिनट इज़ 20 सेकेंड्स, इट मीन्स 37 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो उनको ये टाइम लगेगा, एक साथ मिलके जब वो ये काम करेंगे तो 37 मिनट्स और 20 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जितने भी शेयरिंग का जॉब प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर लेने हैं, थोड़े से ही और हैं, और हर एक का मेन आइडिया जो है वो ये है, वर्क डन इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि आपका जो भी जॉब है वो
और रेट जो है वो जॉब पर मिनट है, और जॉब पर मिनट बेसिकली क्या है, वो अंदर जॉब पर मिनट हर एक के अंदर बेसिक आइडिया है। और इससे आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के, और ये इजी हैं, बहुत इजी हैं। इसमें एस इज़ इक्वल टू वी टी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसका भी एक करवाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। Wendy took a trip, this is 69 and page number 139. Wendy took a trip from Davenport to Omaha, a distance of 300 miles. जब उसने वेंडी ने एक ट्रिप लिया डेवनपोर्ट से ओमाहा का, जिसका टोटल डिस्टेंस था 300 माइल्स। शी ट्रैवल्ड पार्ट ऑफ द वे बाय बस which arrived at the train station just in time for the Wendy to complete her journey by train. दो चीज़ों के साथ उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, बस और ट्रेन के साथ। अब द बस एवरेज्ड 40 माइल्स पर आवर, बस की स्पीड क्या थी 40 माइल्स पर आवर एवरेज, एंड ट्रेन एवरेज्ड 60 माइल्स पर आवर, और ट्रेन की स्पीड क्या थी 60 माइल्स पर आवर। द एंटायर ट्रिप took 5.5 hours. How long did Wendy spend on train? टोटल ट्रिप ने 5.5 आवर्स लिए। देखें, अब टोटल ट्रिप का हमारे पास डिस्टेंस भी मौजूद है, 300 माइल्स टोटल डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल टाइम भी मौजूद है। हाउ लॉन्ग डिड द वेंडी स्पेंड ऑन ट्रेन, ट्रेन के ऊपर वेंडी ने कितना टाइम स्पेंड किया है ये हमने बताना है। तो दोनों की स्पीड भी हमारे पास मौजूद है। सो हमें क्या करना होगा 69। तो जो चीज़ पूछी गई है सबसे पहले हम उसको सपोज कर लेंगे। लेट टी बी द टाइम दैट वेंडी स्पेंट ऑन ट्रेन, और आवर्स में बात हो रही है तो ऑब्वियसली आवर्स में होगा, ठीक है। लेट टी बी द टाइम, आगे हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं इन आवर्स, not in minutes, not in other unit, in hours. Let t be the time in hours. The Wendy spent on train. अच्छा, अब देखें टोटल टाइम भी हमें पता है 5.5 आवर। 5.5 आवर्स में से अगर ट्रेन पे t आवर्स स्पेंड किए हैं तो फिर बस पे कितने आवर्स स्पेंड किए? ये बहुत इजी होता है। देखें, टोटल में से टी निकाल दें तो जो बाकी आवर्स हैं वो ऑब्वियसली बस पे स्पेंड किए हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, अपने टाइम्स और स्पीड्स और इन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो लेट टी बी द टाइम द वेंडी स्पेंड ऑन ट्रेन, देन यहाँ पे फिर हम कहेंगे देन 5.5 hours माइनस टी इज़ द टाइम। जाहिर है टोटल 5.5 घंटे थे और उनमें से टी घंटे ट्रेन में स्पेंड किए हैं, तो इसका मतलब है कि 5.5 में से टी घंटे माइनस कर दें तो बाकी घंटे जो हैं वो बस पे स्पेंड किए हैं। ओके, द 5.5 माइनस टी इज़ द टाइम स्पेंट ऑन बस। अब डिस्टेंसेस के साथ हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास होता है s इज़ इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। तो ट्रेन के ऊपर जब उसने जितना टाइम स्पेंड किया वहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो टाइम उसने बस पे स्पेंड किया वहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे और टोटल डिस्टेंस के इक्वल पुट कर लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस इज़ 300 miles. Distance covered by train क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ये हो गया डिस्टेंस, इसे S1 अगर हम कह लें तो वी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, V है स्पीड ट्रेन की कितनी थी और T है टाइम।
तो टाइम हम ट्रेन पे ऑलरेडी टी कह चुके हैं, तो उसको हमने टी ही लेना है। यहाँ आ जाएगी स्पीड, और ट्रेन की स्पीड थी 40 माइल्स पर आवर वॉज द 60 माइल्स पर आवर। यस, and the second distance that is covered by the bus distance covered by bus, हम उसको S2 कह लेते हैं, और वो भी हो जाएगा VT। और बस के साथ जो थी वो स्पीड हमें दी गई थी 40, और टाइम कितना बस के साथ है ये हमने यहाँ पे निकाला है। देन 5.5 माइनस टी इज़ द टाइम। तो 5.5 को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, 11/2, 11/2 माइनस टी, 11/2 माइनस टी। तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस आ गए। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 300 माइल्स। सो द इक्वेशन विल बिकम 300 इज़ इक्वल टू फर्स्ट डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं S इज़ इक्वल टू S1 + S2, ताकि पता चल जाए इक्वेशन कैसे बन रही है। टोटल डिस्टेंस S टोटल इसके नीचे बेशक लिख लें, आपने अपने लिए याद दहानी के लिए लिखना है, जो भी लिख लेंगे आपको समझ आ जाएगी। S टोटल लिख लेंगे तो 300, S1 इज़ 60 × T एंड S2 इज़ 40 × 11/2 माइनस टी। अब आपने इस सारे को जब सॉल्व कर लेना है तो ये आ जाएगा 60t + 40 × 11/2 माइनस 40t, 60t माइनस 40t, इन दोनों को कंबाइन कर लें, इसको सॉल्व कर लें, और ये आ जाएगा 11 × 20 220 प्लस 220। इधर हमारे पास 300 है, ये हमारे पास 20t आ गया, और ये 220 है। 220 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 300 माइनस 220, ये 20t है, ये आ गया 80। 20t फ्लिप कर लें, 20t 80, t इधर ही रह जाएगा, 80/20 4। तो t हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब है कि 4 आवर्स जो हैं, t हमने किसको बोला हुआ था? ट्रेन वाले टाइम को। ट्रेन में कितना टाइम स्पेंड किया, तो इट मीन्स कि 4 आवर्स ट्रेन में स्पेंड किए हैं। और टोटल कितने लगे थे? 5.5 घंटे, 5.5। तो जब टोटल 4 घंटे ट्रेन में स्पेंड किए हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी का 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर्स जो हैं वो बस में स्पेंड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको t की इस वैल्यू को यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पे पुट भी करके देखेंगे ना, यहाँ पे t 4 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 240 माइल्स। और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ना t की वैल्यू 4 और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइल्स। तो 240 + 60 वैसे ही 300 आ जाता है। तो यहाँ से चेक भी हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को ना बुक पे मिस्टेकनली देखें क्या किया हुआ है। यहाँ पे बताइए बस की एवरेज 40 माइल्स पर आवर और ट्रेन की 60 माइल्स पर आवर। यहाँ पे उनको मिस्टेकनली वो कर दिया है, ट्रेन के आगे 40 लिख दिया है और बस के आगे 60 लिख दिया है, और उसी हिसाब से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो वो आगे पीछे कर दिया है उन्होंने। तो आपने इस तरह से करना है। जो ट्रेन की उन्होंने बताई हुई थी 60 माइल्स पर आवर, और ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, ये अंडरस्टूड है। तो वो 60 माइल्स पर आवर थी और बस की 40 माइल्स पर आवर थी। तो ज़्यादा स्पीड के साथ जाने से ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है और कम स्पीड के साथ जाने से कम डिस्टेंस कवर होता है। सो इधर हमने जब t की वैल्यू 4 पुट करनी है तो 240 माइल्स कवर हो रहे हैं और यहाँ पे 60 माइल्स कवर हो रहे हैं और टोटल 300 माइल्स कवर हो रहे हैं। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो ये आपका लास्ट वाले टॉपिक का भी एक
प्रॉब्लम हो गया। अब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम भी इन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए हमने देखना है और सारे के सारे आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो चुका है। तो अब पूरा का पूरा कोर्स कवर्ड है। अब आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें और अच्छा सा पेपर दें। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।